नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे तेल की कीमत और अर्थव्यवस्था की। इस विषय पर बात करने की वजह यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी के खतरे को देखते हुए कच्चे तेल की घटती मांग के बीच तेल बाजार पर वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 30% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका फायदा अब आम भारतीयों को भी मिलने लगा है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर बाजार में संतुलन बनाने के लिए रूस को मनाने में विफल रहने के बाद ओपेक के प्रमुख सदस्य सऊदी अरब ने सस्ते दाम पर तेल बेचने का फैसला किया है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के दाम काफी नीचे आ गए हैं। सऊदी अरब अपनी बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखना चाहता है। 1991 के बाद कच्चे तेल की ये कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे तेल की कीमत और अर्थव्यवस्था के बीच कौन सा गणित है, गिरते तेल के दाम का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर तेल के कम होते दामों को हम कैसे समझ सकते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार। सर स्वागत है आपका। शिशिर सिन्हा चर्चा का हिस्सा है, सीनियर डिप्टी एडिटर, द हिंदू बिजनेस लाइन। सर स्वागत है आपका। नरेंद्र तनेजा भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, ऊर्जा विशेषज्ञ के तौर पर। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। शुरुआत शिशिर आपसे करेंगे। तेल की कीमत और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को समझने की अगर कोशिश करें तो कैसे समझा जा सकता है आसान शब्दों में? देखिए, हम लोग एक ऐसे देश है जहां लगभग 84% जो हमारी कच्चे तेल की ज़रूरत है वो हम आयात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटेगी या बढ़ेगी तो उसका हमारे जो खाते हैं, चाहे आप चालू खाते घाटे की बात कर ले जिसको हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि जो आप विदेशी मुद्रा में कमाते हैं और विदेशी मुद्रा में जो खर्च करते हैं, और दूसरा ये है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो आपके सरकार की आमदनी और सरकार के खर्च के बीच का अंतर, इन दोनों पे असर पड़ता है। अब असर किस तरीके से पड़ता है, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि लगभग $1 प्रति बैरल अगर दाम बढ़ जाए तो लगभग 10,000 रुपये हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। अब इस साल का मैं अगर आपको आंकड़े दूं, जो कि अप्रैल और जनवरी का आंकड़ा है, वो ये बताता है कि लगभग 6,17,344 करोड़ रुपए का हमने कच्चा तेल आयात किया है। और अगर मैं डॉलर के टर्म में उसको जोड़ूं तो लगभग 87.7 बिलियन डॉलर का हमने जो है वो खर्च किया है सिर्फ कच्चे तेल के ऊपर। अब इस तरह के नंबर्स के बीच में, इस तरह की संख्या के बीच में थोड़ी सी भी बदलाव हो जाए तो आपके ऊपर असर पड़ता है। और जब बहुत भारी बदलाव हो जाए, कहाँ आप 60 की बात कर रहे हैं, 50 की बात कर रहे हैं, और अचानक पता चलता है कि वो 30 तक आ जाए या 34 पे आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए बड़ी अच्छी खबर होती है। हमारे लिए एक चिंता का विषय इस समय ये कि रुपया हमारा बहुत कमज़ोर हो चला है। आज के दिन में लगभग 74 का भाव चल रहा है। तो एक तरफ हम कच्चे तेल की कीमत में जो कमी आई उसका हमें फ़ायदा मिला कि हमारा बिल कम हो गया। दूसरी तरफ हमारे लिए एक नुकसान ये हुआ कि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, तो हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं $1 के लिए। और तीसरा नुकसान क्या है कि जो लोग आपके यहाँ विदेशी निवेश लाते हैं, चाहे वो खाड़ी के देशों के सोवरेन वेल्थ फंड हो या फिर आप किसी देश की बात करें जो आपके यहाँ विदेशी निवेश करते हैं, और जो तेल के निर्यातक भी हैं, अगर तेल की कीमत में कमी आती है तो उनके पास जो निवेश के योग्य संसाधन है उसमें कमी आती है। उसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, हमारे यहाँ विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। तो अच्छी खबर कई हैं, बुरी खबर भी है। जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल में बदलाव आपके लिए अच्छी खबर लाता है, क्योंकि ग्राहक को जब आप तेल की कीमत घट जाती है तो ग्राहक को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है, लेकिन ज़्यादा घट जाए तो हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो इस खबर के कई डायमेंशन हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी मौजूद है। नरेंद्र जी, हालांकि बहुत सारी बातें शिशिर जी ने समझाई, लेकिन वैश्विक मानचित्र पे, वैश्विक स्तर पे तेल की कीमत का घटना या बढ़ना, सर इसकी कोई सेट कैलकुलेशन है क्या? कौन सी वजह है, कौन सा वो मैथ्स है जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि अच्छा इन वजहों से बढ़ा या फिर इन वजहों से घटा? नहीं, देखिए कोई ऐसा डेफिनेटिव तो मैथ्स नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल्स होते हैं, आमतौर से उसी को लेके चला जाता है। दूसरा, हमने ये भी इतिहास उठा करके देखे हैं पिछले 80 साल का,
तो उसमें ये भी है कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है बहुत अहम भूमिका प्ले करती है। और आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, जिसलिए आज आपका कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि तेल की कीमत एक जिस हिसाब से गिरी हैं, तो उसके पीछे जो क्या डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल है, उसकी थोड़ी भूमिका है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कोरोना वायरस से शुरुआत हुई, एक ट्रिगर था वो, और उस ट्रिगर के बाद हमने ये देखा कि ओपेक की जब बैठक शुरू हुई है और वो इस बात को लेकर के भाई डिमांड नीचे जा रही है थोड़ा, लेकिन जो कीमतें हैं वो भी नीचे जा रही है, तो हमको प्रोडक्शन जो है वो कम करना चाहिए। आमतौर से ओपेक और रूस लगभग एक आवाज में बोलते हैं। रूस ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो सऊदी अरब के साथ जो है ताल में ताल मिला करके चलता रहा। लेकिन इस बार रूस ने तय किया वो सऊदी अरब के साथ ताल नहीं मिलाएगा, और उनका एक अपना अलग एजेंडा था, उसको लेकर के वो आगे बढ़े हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि सऊदी अरब में नाराजगी आई। अब सऊदी अरब ने जो है अपना प्रोडक्शन घटाने की जगह बढ़ा दिया है, और रूस ने भी लगभग वैसा ही किया, उन्होंने भी बढ़ा दिया है। सऊदी अरब जो है वो लड़ाई लड़ रहा है कि बाजार में उसकी हिस्सेदारी क्या रहेगी, और साथ में ये कि सऊदी अरब को पूरी दुनिया का तेल का बादशाह माना जाता है। रशिया का कहना है कि वो बादशाह खुद बनना चाहते हैं, और अमेरिका जो आज दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, उनका कहना है कि बादशाह तो हम हैं। तो बादशाहत की लड़ाई भी साथ में चल रही है। उधर जो रूस है उसको ये है कि भाई अमेरिका में चुनाव का वर्ष है, जो शेल का उत्पादन जो तेल का होता है, जिसकी वजह से जो है अमेरिका की हिस्सेदारी दुनिया भर में बढ़ी है, उसको लेकर रूस खासतौर से बहुत नाराज है। और रूस का दूसरा शेल का अर्थशास्त्र बड़ा सिंपल है, अगर 40 बैरल से नीचे तेल की कीमत होती है, तभी ऊपर होती है, तभी शेल जो है सस्टेनेबल है। 40 से नीचे जाएगी तो शेल जो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें हजारों लोग कंपनियां छोटी छोटी काम करती हैं, वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाएंगी, धराशायी हो जाएगी। तो रूस की कोशिश है कि शेल इंडस्ट्री अमेरिका की उसको ठप करो, और उसके राजनीतिक परिणाम ये होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको इलेक्शन जीतना शायद मुश्किल हो जाए अगर शेल इंडस्ट्री वास्तव में काफी हद तक ध्वस्त होती है। तो उसमें एक रशिया का एजेंडा है। उनका मानना है कि ट्रंप साहब बहुत इंटरफेयर करते हैं उनके एनर्जी पॉलिसी को लेके, उनकी ऊर्जा की सेल को लेके, कभी सैंक्शंस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल एजेंडा। तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा सऊदी अरब का ये कि भाई बादशाहत रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अमेरिका की ये कोशिश कि तेल का उत्पादन बढ़े, भारत भी तेल उनसे खरीदे, चीन भी खरीदे, पूरी दुनिया खरीदे, मतलब उनकी बादशाहत हो जाए। तो ये कुल मिलाकर के बादशाहत की लड़ाई शुरुआत कोरोना वायरस ने करी, लेकिन उसके बाद अब ये बादशाहत की लड़ाई, भारत चूंकि हम बहुत बड़ा तेल के हम बहुत बड़े आयातक हैं जी, हमारी कितनी जरूरत है, कितनी डिमांड है, आज कीमतों में उसका असर पड़ता है। तो हमें लगता है तेल की कीमत कम हो गई है तो खुशी होनी चाहिए, कहीं ना छोटी मोटी दिवाली हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेल की कीमत बहुत कम हो वो भी भारत के हित में नहीं है, बहुत ज्यादा हो वो भी हित में नहीं है। जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर तेल की कीमत ऐसी रहती है जो बरकरार है और ऐसी 5-6 महीने चलती है, तो तमाम वो गल्फ की अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे इराक हो, चाहे वो ओमान हो, आबू धाबी हो, दुबई हो, इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो परेशानी में आ जाएगी। और 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं और सालाना $40 बिलियन से ज्यादा लगभग वहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं। हमारे भी वहाँ बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो सब जो है परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत सस्ता तेल भारत के लिए अच्छा नहीं, बहुत महंगा भी अच्छा नहीं। तेल की कीमत वो होनी चाहिए जिससे हम अफोर्ड आसानी से कर सकें, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चले और बढ़े, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है वो भी धराशाही ना हो, ये भी देखना होगा। इसलिए तेल का खेल जारी है, इसके बारे में कहना नहीं नजर आती। आप सर रहिए मेरे साथ, त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, अगर एक पहलू को समझने की कोशिश करें, और गिरते हुए तेल के दाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, तो सर फिर निवेशक उलझन में भी दिखाई देते हैं। तो वो उलझन किस बात की है? क्योंकि शेयर मार्केट भी देखा हमने काफी डाउन चला गया। अगर सकारात्मक है तो फिर शेयर मार्केट डाउन कैसे सर? ये उलझन कैसी है? देखिए, शेयर मार्केट कैसे चलता है ये समझना जरा कठिन है। मैं इस बारे में उस वक्त मैं वित्त मंत्रालय में था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च कर रहे थे, और उस समय भी एक शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, वो हर्षद मेहता कांड हुआ। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता है कैसे ये चलता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स तो होते हैं, उस पर चलता है, लेकिन सेंटिमेंट्स पर बहुत चलता है। और कोरोना वायरस से इस समय जो असर हुआ है, देखिए चीन जो है वो न केवल विश्व की मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, बल्कि सबसे बड़ा ट्रेड करने वाला कंट्री है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और बहुत मेजर इंपोर्टर है। तो उसके साथ साथ उसके सप्लाई चेन में बहुत से देश भी हैं, हम भी हैं। हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं और फार्मास्यूटिकल हैं और बहुत सी और भी जो चीज़ें हैं वो चीन से ही
आयात होकर के बनती हैं और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ तो बिल्कुल उनसे इंटीग्रेटेड हैं। अमेरिका के बहुत सारी अर्थव्यवस्था उनसे जो है लिंक्ड है। तो चीन में लगभग महीने 1.5 महीने से इस वक्त जो एक मंदी छाई है कोरोना वायरस की वजह से, तो उससे विश्व के बाज़ार में और विश्व के जो आपका ये जो शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो उसका असर हमारे बाज़ार में, हमारे शेयर मार्केट में हुआ है। साथ ही साथ ये भी बात है कि हमारे यहाँ जो शेयर बाज़ार में एकदम से तेज़ी आती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये देखने में आया है कि क्योंकि विश्व के बाज़ार में मंदी आई तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ लगा हुआ था वो काफ़ी थोड़ा निकलने लगा। तो जैसे वो निकलने लगा तो उसकी वजह से एकदम से गिरावट आई। दूसरे ये भी है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इस पर निर्भर है, ऑयल के ऊपर निर्भर है जी। तो अब जैसे ONGC है, ऑयल इंडिया है, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, तो अगर उसमें दाम कम होते हैं तो इनकी मार्जिन कम होती है और जो उत्पादक हैं ONGC, ऑयल इंडिया, वो उनके तो और भी ज़्यादा कमी होगी, उनसे जो लिंक्ड हैं वो भी कम होते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि जितनी तेज़ी से गिरावट हुई है इतनी रहेगी नहीं। ये गिरावट एक बीच में पैनिक जैसे आया कोरोना वायरस का और ये ऑयल के दाम एकदम से कम होने का, इसका धीरे धीरे जो है ये इंच अप करेगा और विश्व बाजार में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी और हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि क्रूड ऑयल का महत्व क्या है। पिछले 100 वर्षों से ये देखने में आया है कि जो मॉडर्न, जो हमने इंडस्ट्रियल अर्बन जो लाइफ डेवलप हुई है वो इतनी ज़्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है कि एक तरीके से आप देखें कि क्रूड ऑयल की खपत क्या है और GDP कैसा है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट रेशियो है। उन देशों को छोड़ दीजिए जहाँ की इफरात का क्रूड ऑयल है, जैसे सऊदी अरेबिया है, या जहाँ बिल्कुल नहीं है और उन्होंने तरक्की कर ली है, जैसे जापान है। सामान्यतः ही देखेंगे तो ये आपको देखने में आएगा। जैसे हमारी प्रति व्यक्ति अगर हम देखें तो एनर्जी की खपत जो है वो विश्व के खपत से 1/3 है। तो और वही हमारा GDP का भी प्रति व्यक्ति वही रेशियो आता है। तो इसलिए क्रूड ऑयल की हमारे मॉडर्न लाइफ में उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जब भी उसमें कोई डिमांड और सप्लाई में थोड़ी सी भी अगर डिमांड बढ़ जाती है तो एकदम से दाम बढ़ जाते हैं। सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई तो दाम एकदम से घट जाते हैं। तो अब जैसा बताया गया, चीन जो है लगभग सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। उसमें महीने 1.5 महीने से क्योंकि वहाँ सब काफ़ी कुछ बंद है तो उनकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट में 50% से ज़्यादा गिरावट आई है। बहुत से जहाज़ उनके जो ले आते थे क्रूड ऑयल वो समुद्र में ही तैर रहे हैं। तो एकदम से डिमांड में कमी आई, उसके वजह से जो बाकी देशों में भी कमी आई डिमांड में। और दूसरी तरफ जब कमी आती है तो उत्पादक आपस में मिल करके फैसला नहीं कर पाते हैं और उत्पादक जो मुख्य हैं, जैसे बताया गया कि सऊदी अरब और रशिया, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम दाम को कम करके अपना हिस्सा बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों का असर हुआ है जिससे कि ये बात आई है। ठीक है, तो कई कारण हैं जिन पे चर्चा असर में हो रही है। लेकिन शिशिर सर, हम कई बार ये बात निकलकर सामने आ रही है, कुछ विशेषज्ञ भी कहते हैं, आपने भी कहा कि बहुत महंगे तेल को अफोर्ड करने की स्थिति में भारत नहीं है, लेकिन बहुत कम कीमत होना भी घातक हो सकता है। सर, इस इक्वेशन को स्पेसिफिकली जरा समझाइए व्यूवर्स को, आखिर कैसे ये कैलकुलेशन हम समझ पा रहे हैं। देखिए, दो पहलू तो बहुत साफ है। जैसा कि तनेजा साहब ने भी कहा था कि खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो जो हमारे कामगार वहाँ पे हैं उनके लिए नौकरी पे संकट आ जाएगा जी। दूसरी तरफ जो हमारी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे वेल्थ फंड हैं, बहुत सारे सॉवरिन वेल्थ फंड हैं खाड़ी के देशों से जो कि हमारे यहाँ निवेश करते हैं। और उनकी कमाई कहाँ से है? उनकी कमाई कच्चे तेल से है। कच्चे तेल की कीमत घटेगी तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और उनकी परेशानी बढ़ेगी तो वो निवेश करने के बजाय निवेश समेटने पे ज़्यादा जोर देंगे। तो हमारी जब ज़रूरत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब बड़े पैमाने पर हमें निवेश की ज़रूरत हो, तो ऐसे में किसी भी तरीके से निवेश में, जिसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें अगर किसी तरह से कमी आती है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक हमारे लिए राहत की बात यह है, जो कि फॉर्मूला हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के मामले में केंद्र सरकार ने अपनाया, उसका असर हमें इस चीज़ से इंसुलेट करता है। वो क्या है? जैसे क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एड वैलोरम के तरीके से लगाते हैं। स्पेसिफिक रेट का मतलब है कि तेल के भाव जहाँ भी पहुँच जाए
आपको 7 रुपया या 9 रुपया या इस तरीके कहीं प्रति लीटर के दाम से एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि सेल्स टैक्स लेवी करती है वो परसेंटेज में होता है, जो कि 6% से लेकर के 34% के बीच में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वैरी करता है। हमारे लिए राहत की बात यह है, केंद्र सरकार के लिए राहत की बात यह हुई है कि जब आपके कच्चे तेल के भाव इतने गिर गए हैं तो आपको कमाई को लेकर के एक्साइज ड्यूटी से चिंता नहीं करनी है, बल्कि अब ये भी चर्चा होने लगी है कि क्यों ना थोड़ा सा ड्यूटी बढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपके जो जिसको कहते हैं ये प्राइस न्यूट्रल होगा, यानी कि आम आदमी की जेब पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार का खजाना उसका फायदा पहुंचेगा। जब हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकारी खजाने के घाटे को लेकर के चिंता हो रही है, ऐसे में ऐसा कोई भी कदम आपके लिए बहुत फायदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट हुई है ये एक हमारे लिए एक संकेत भी लेकर के आई है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये फैसला वित्त मंत्रालय और सरकार को करना है, ये मेरा फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन एक सुझाव जरूर मैं ये कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि एक मौका है जिसके जरिए आप दाम बढ़ाएं और जो माफ कीजिएगा ड्यूटी बढ़ाएं, लेकिन दाम ना बढ़ाएं और दाम में कमी करने का रास्ता भी खुला हुआ है, क्योंकि दाम कच्चे तेल के काफी घट गए हैं तो उसका फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है नरेंद्र सर, असल में अगर इन मौजूदा परिस्थितियों का एनालिसिस करने की सोचें, समझने की सोचें तो सर इस दौरान जो भारतीय तेल कंपनियां हैं, जो भारतीय तेल उत्पादक कंपनियां हैं, उनकी स्थितियों को आप कैसे आंकते हैं सर? वो किस स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ती हैं? देखिए, हमारे देश में जितना भी हमारी जो अपनी कंपनीज हैं उसमें मुख्यतः 3 ही हैं, ONGC है, ऑयल इंडिया और केन एनर्जी, बाकी छोटे मोटे और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन मुख्यतः ये है। लेकिन अगर इनका घरेलू उत्पादन जो है अगर आप देखते हैं तो भाई उनको भी अंतर्राष्ट्रीय दाम मिलता है। अगर तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, इनका मतलब ये हो गया उनकी आय तो कम हो जाएगी। अगर उनकी आय कम होती है तो जो उनके विस्तार के कार्यक्रम हैं, जैसे ऑफशोर में समुद्र में जाके तेल निकालना, गहरे समुद्र में निकालना, जो बड़ा महंगा काम होता है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें होती हैं, या देश के अंदर ऑन लैंड में करना, अगर लंबा ये समय चलता है और उनकी रेवेन्यू कम होती है तो जाहिर है उसके ऊपर नुकसान होगा, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी सी उसकी गति धीमी हो जाएगी और कंपनी का वैल्यूएशन भी कम होता है। लिहाजा ये हुआ कि आपका जो ओवरऑल बोरो करने की जो कैपेसिटी होती है, इसलिए कि विदेशों में जाके आप तेल के भंडार खरीद सकें, उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। ये जब तेल कि जो हमारी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनियों को तो तेल खरीदना और बेचना है, तो एक तरह से ट्रेडिंग भी है, रिफाइनिंग है, तो इनकी स्वास्थ्य पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया खासतौर से 3 बड़ी कंपनियां, इनके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि चीन जो है, एक तरफ तो ठीक है चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का आयातक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चीन अपना जो तेल है वो आज 10 मिलियन बैरल्स उनका अपना प्रोडक्शन है, लगभग उतना ही जितना कि सऊदी अरब का। हालांकि उसमें अधिकांश जो इक्विटी ऑयल जिसको बोलते हैं वो विदेशों में उत्पादन करते हैं, लेकिन उनकी जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, वो चाइनीज है काफी हद तक। तो इसलिए ये सारी जो स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं, क्योंकि तेल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, उसको खाली ये मानना है कि कमोडिटी है, वो भारत जैसे देश के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं। जैसे खाड़ी के जितने भी देश हैं, गल्फ कंट्री जिनको हम बोलते हैं, GCC कंट्रीज हैं, हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे स्टेबिलिटी रहे, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए आवश्यकता है वहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। कीमतें कम होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहां की डिस्टर्ब होती है, वहां की जो रिजीम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, वहां पे आम जनता की जो आक्रोश है वो बढ़ सकता है, जिसका फायदा वहां एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उठा सकते हैं, वो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब हम ऑयल को देखते हैं, तेल की कीमत को देखते हैं, खासतौर से मध्य पूर्व की नजर से या गल्फ खाड़ी की नजर से देखते हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशन निकल के आते हैं। हमारे 1 करोड़ भारतीय, हमारे वहां पर निवेश, वहां से सॉवरेन फंड या और माध्यम से भारत में निवेश का आना, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है वहां पे उसका बढ़ना, अगर इकोनॉमी वहां नीचे जाती है, सामरिक रूप से वो भारत का एक बैकयार्ड है, काफी अहम इलाका है। तो जो तेल है उसको कहा जाता है कि पॉलिटिकल कमोडिटी है, स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, जब हम भारत की नजर से देखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा जब कीमत तेल नीचे जा रही है, जैसे अब है, जिसको अल्ट्रा लो प्राइसेस बोलते हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेटेजिक रूप से आप देखें तो भारत के लिए मीडियम टर्म में अच्छी है। ठीक है, 2-3 महीने ठीक है, लेकिन उससे आगे जो है
हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेगी। तो इसलिए इसको इसी नजर से हमको देखना पड़ेगा। जहां तक भारत सरकार की शिशिर ने बात करी, मेरा मानना है कि तेल भारत में इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं उसको बेपरवाही से लापरवाही से खर्च करने लगे, प्रदूषण बढ़ने लगे, और उसके साथ में कंपनियों के तो जो सेहत है उसका क्या है। तो मुझे लगता है हमको टोटलिटी में देख के चलना पड़ेगा, केंद्र सरकार को खासतौर से, राज्यों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे कुल मिलाकर के पर्यावरण ठीक रहे, जो आम आदमी है उसको भी सही दाम पे मिले, लेकिन इन कंपनियों की सेहत वो भी बरकरार रहे अच्छी, क्योंकि आफ्टरऑल जितनी भी हमारा ऑयल का इंपोर्ट है, ट्रेड है, एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, ये ज्यादातर सरकारी कंपनियां करती हैं। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अभी इसमें काफी हद तक सीमित है। ठीक है, तो त्रिपाठी जी, जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि देखिए बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, लोगों को ज्यादा दाम देने भी ना पड़े, सरकार को भी नुकसान ना हो, तो सब फिर वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, वो कौन सी थिन लाइन है जिसको मेंटेन करने की यहाँ पे जरूरत दिखाई देती है, वो कौन से स्टेप्स है जिनको उठाया जाना जरूरी है मौजूदा हालात में? देखिए, कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला तो मुश्किल है, लेकिन टाइम फ्रेम तय कर सकते हैं क्या सर? हाँ, ऐसा है कि देखिए, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में चूंकि विकसित देशों में तेल की खपत अब बढ़ नहीं रही है, और चीन में भी जहाँ पिछले 10-15 साल में बहुत तेज़ी से खपत बढ़ी थी, वहाँ भी एक ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। केवल हमारे जैसे देश जहाँ की अभी खपत प्रति व्यक्ति बहुत कम है, और कुछ और अन्य विकासशील देशों में, जो अफ्रीका के और साउथ ईस्ट के और लैटिन के अमेरिका के देशों में खपत बढ़ रही है। तो इन सबको देखते हुए ये, और इस बात को देखते हुए कि क्लाइमेट चेंज का बहुत असर आजकल लोगों की नीतियों पे आ रहा है, और क्लाइमेट चेंज में फॉसिल फ्यूल की खपत को कम करना ये ज़रूरी है। तो इन सब को देखते हुए 3 से 5 साल का जो सिनेरियो है, उसमें तेल की खपत को आगे बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा। तो उसको देखते हुए तेल जो है उसकी कीमतों में एक मध्यकालीन जो अगर दृष्टिकोण लें तो कीमतों में बहुत वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और अपने यहाँ भी उसकी खपत को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाने देना चाहिए। रिन्यूएबल पर और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये जो विंडो आया है, जिसमें एक हम कहते हैं कि अचानक तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो, हम अपने व्यापार को और विकसित करें, और इसमें हमारा रुपयों का जो अवमूल्यन हो रहा था, वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने से रुपये का अवमूल्यन थोड़ा रुक जाएगा। हम अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करें और तेज़ी से बढ़ावें। फिस्कल डेफिसिट की बात जैसे आपने कही है, तो देखिए 2014 में जब ये सरकार आई थी मार्च में, मार्च अप्रैल मई में, तो मार्च में कीमत जो थी क्रूड ऑयल की $114 प्रति बैरल थी, और दिसंबर में घट के वो करीब 40-50 पे आ गई थी, और दूसरे साल तो 40 पे करीब थी। तो ये जो इतनी तेज़ी से घटी थी, इसका लाभ सरकार ने लिया था, और लगभग टैक्सेस को बढ़ा करके कंज्यूमर को थोड़ा लाभ दिया, लेकिन सरकार ने इस अवसर का उपयोग किया कि अपने टैक्सेस बढ़ाए, और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त टैक्सेस इकट्ठा किए, जिससे कि सरकार की फिस्कल डेफिसिट कम हुई और इन्फ्लेशन कम हुआ, और सरकार की कैपेसिटी के अन्य प्रोग्राम को ले सके वो बढ़ी। तो अभी भी मैं ये मानता हूँ कि जब कीमतें कम हो रही हैं, तो कुछ लाभ तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए, और बाकी जो है वो सरकार अपने टैक्सेस को इस तरह से मॉड्यूलेट करे कि उनको थोड़े से टैक्सेस जब कीमत कम हो तो थोड़े से बढ़ा दें, और अतिरिक्त धन जो है उनको उसका उपयोग करें, क्योंकि उनकी जीएसटी से उनको धन नहीं मिल रहा है। कई राज्य हैं जो कह रहे हैं हमें जीएसटी की भरपाई नहीं की गई, सरकार के पास जो है वो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए तरीके नहीं हैं। तो ये सरकार को एक बहुत सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए, और एक मॉडरेट लेवल पर मेरे ख्याल में $50 प्लस माइनस $5 के रेंज में ही सरकार को अपनी सारी मैथमेटिक्स रखनी चाहिए। और उसी में जैसे ये भी कहा गया कि हमें जैसे खाड़ी के देशों को भी देखना है, वहाँ जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उसको भी देखना है, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको भी देखना है। तो मैं ये मानता हूँ कि $50 प्लस माइनस 5 या $50 से $60 के बीच में कीमतें रहें, तो हमारे लिए सबके लिए ठीक रहता है। शिशिर जी, तेल की लिस्ट में कूटनीति कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, कितनी अहम है सर कूटनीति? देखिए, तेल की कूटनीति तो हम सभी वाकिफ़ हैं, चाहे आप खाड़ी के देशों के साथ देख लें या चाहे अमेरिका के साथ देख लें। देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे लिए, हमारे बाज़ार में जिस तरीके से उसने पैठ करी है, और आज इस लड़ाई में जैसा कि तनेजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक कहीं ना कहीं मुद्दा अमेरिका का भी है कि उसका शेल गैस जो है वो ज़्यादा उनके लिए मतलब प्रोड्यूस करना फ़ायदेमंद ना हो, तभी जाकर के अमेरिका के लिए परेशानी हो सकती है। तो कूटनीति तो कहीं ना कहीं आ गई है,
और अब आप ये भी जानते हैं कि हम दुनिया के बड़े उपभोक्ता में से एक हैं। जी। तो उपभोक्ता होने के नाते उस कूटनीति में हम कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या हम इस तरह के माहौल तैयार करें जिसमें कि उपभोक्ताओं की ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए, क्योंकि हम लोग बार बार जब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होना भी अच्छा नहीं है, तो एक उपभोक्ता होने के नाते जब कोई मंच से ये कहे कि बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो उसकी बात को एक अलग नज़रिए से सुना जाएगा। मुझे लगता है कि कूटनीति का शायद ये एक नया स्वरूप होगा जो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कई आयाम हैं जिन पे चर्चा होनी जरूरी है और उन पे काम करना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया समय इतना ही आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप जानते ही कि आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सजेशंस का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखते रहिए राजसभा टीवी। नमस्कार।